सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग 75 स्मार्ट चैलेंज का डे 12 बात कर रहे हैं। बेटा आप लोग बेहतरीन कर रहे हो और ये चैलेंजेस आप लोग बेहतरीन एक्सेप्ट करके कार्य कर रहे हो, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बच्चों का ये मैसेज है, सर हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो लगे रहिए, मेहनत करिए, अपना बेस्ट दीजिए और पूरा लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, देखिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, क्वेश्चंस की सीरीज भी आपकी जल्द ही हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। बस हम लोग इसी में, इस चैप्टर में ही आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं। और वो हमने चैप्टर उठाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन, जैसे कि ह्यूमन जो मनुष्य है वो अपनी संतति उत्पत्ति करता है, तो कौन से मेथड द्वारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स, मतलब क्या उसमें जो क्रूशियल इवेंट है, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये इवेंट्स के अंदर भी इवेंट्स चलते हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर दो चीजें चलती हैं, एक गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। क्योंकि इंसान है तो यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा, इंसेमिनेशन होगा। क्या बोलेंगे? गैमेट इंसेमिनेशन। ठीक है, अब यहीं पर बात करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर, गैमेटोजेनेसिस मतलब प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो स्ट्रक्चर की बात हमने कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। आपने लेक्चर देखा, पहला लेक्चर, जो कि ये बात की जाए कि यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो आपका फर्स्ट लेक्चर है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपने देखा कि वहां पर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पूरा कवर कर लिए हैं। पार्ट 2 में हम मेल की गैमेट अर्थात युग्मक के निर्माण को समझेंगे, अर्थात इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत। गैमेटोजेनेसिस में अगर हम बात करें कि जो मेल होता है, मेल के अंतर या जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसकी प्रक्रिया क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, अर्थात स्पर्म का फॉर्मेशन। समझिएगा, स्पर्मेटो और ये जेनेसिस दो अलग अलग वर्ड हैं। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर कि जेनेसिस का मतलब होता है बाबू फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन या बनना या निर्माण। यहां पर स्पर्म का मतलब हो गया, स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन। अगर यह फीमेल के अंदर चलेगा तो ऊजिनेसिस, यहां देखो, यहां से ऊ एक वर्ड हो गया और जिनेसिस एक वर्ड, ऊजिनेसिस। जिनेसिस का मतलब फिर वही फॉर्मेशन, और ऊ का मतलब हो गया एग या ओवम। एग या ओवम, मतलब या तो एग बोलो या फिर ओवम। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अगर फीमेल में एग, अंड का निर्माण होगा तो उसको बोलेंगे oogenesis, उस प्रक्रिया को बोलेंगे oogenesis। परंतु अगर मेल के अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा तो उसको बोलेंगे शुक्राणु जनन, अर्थात हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जनन, इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? डेफिनेशन समझेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ दिया जाता है शुक्राणु जनन क्या है। तो सिंपल सी बात, नाम से ही दिख रहा है शुक्राणु जनन, अर्थात शुक्राणु का निर्माण। तो हम बोलेंगे यह प्रक्रिया नर में चलती है। इस प्रक्रिया द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण, अर्थात अगर मनुष्य है तो मनुष्य की बात की जाए तो नर युग्मक का निर्माण के लिए हम बोलेंगे यहां पर जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम बात करें तो हमने कहा कि आप टेस्टिस का पूरा संरचना पार्ट 1 में देखे थे, और पार्ट 1 में टेस्टिस का पूरा संरचना देखने के बाद आपने समझा कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट थे, जो कि जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रहे थे। प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थे, और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का 2 हिस्सा था, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल पार्ट जो था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, ये 2 कोशिका से लाइंड था, अर्थात 2 कोशिकाओं से घिरा था। एक जो थी जर्म सेल और दूसरी थे जो थी बाबू वो थी सरटोली सेल। जो जर्म सेल है, इस जर्म सेल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अर्थात लिखा गया है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया चलती है, या यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कैसी होती है, तो ग्राफिकल अगर आप समझिए, तो अगर हम बात करें
कि जो जर्म सेल होती हैं उसमें होती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, परंतु कुछ स्पर्मेटोगोनिया में डिफरेंशिएशन हो जाता है, माइटोसिस हो जाती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती हैं। अगर हम कहें कि इसको लाइन के अनुसार समझें तो हमने नीचे लाइन भी रखा है कि ये देखो, हमने कहा कि अगर बात की जाए कि यहां पर कि मेल गैमिट का निर्माण कैसे होगा, तो देखो गैमिटोजेनेसिस में हमने लिखा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या है, टेस्टिस है, तथा फीमेल में क्या होती है, ओवरीज होती हैं, जिनमें गैमिटोजेनेसिस द्वारा गैमिट जैसे स्पर्म तथा ओवम का निर्माण होता है। मतलब कि यहां पर स्पर्म बनेगा और यहां पर ओवम का फॉर्मेशन होगा। किसमें, मेल में स्पर्म बनेगा और फीमेल में ओवम बनेगी। क्या होगा, ओवम। ठीक है। प्यूबर्टी के समय, ये देखिए प्यूबर्टी के समय टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, प्री प्यूबर्टी के समय टेस्टिस में जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होते हैं, अर्थात अभी हमने बोला कि मेल जर्म सेल्स में जो इमेच्योर कोशिका या बोला जाए स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, उनमें क्या होता है, माइटोसिस या डिफरेंशिएशन। यही प्रक्रिया यही पार्टिसिपेट करते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। फिर अगर बात की जाए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर वॉल में उपस्थित स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है। मतलब यहां पर डिफरेंशिएट करके ये संख्या में वृद्धि करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर हमने लिखा कि स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर बोला गया है कि प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होते हैं। मतलब कि जनक कोष क्या है बेटा, तो वो क्या होंगे, 2n, और 2n में क्या 46 क्रोमोसोम्स देयर आर प्रेजेंट। ठीक है। अगर हम बात करें कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया में समय समय पर मियोसिस होने लगता है, अर्थात यहां पर मियोसिस मतलब पूरी अंत की प्रक्रिया बताई। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तब बनता है जब यहां पर देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तभी बनता है जब यहां पर डिफरेंशिएशन, यहां पर माइटोसिस होना चाहिए। इस चीज को हम करेक्ट करेंगे, माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया में समय समय पर माइटोसिस होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है, या जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सर्वप्रथम मतलब पहली बार मियोटिक डिवीजन करके दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये रहा मेरा स्पर्मेटोगोनिया, और ये स्पर्मेटोगोनिया जो है कि बाबू डिफरेंशिएट होके बना लिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया और यहां पर दो क्या बन गए, यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इक्वल हैप्लॉइड लिखा भी गया है, दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 हो जाती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना देते हैं। यहां पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद ये 4 हैप्लॉइड क्या बना लेंगे, स्पर्मेटो या बोला जाए कि स्पर्मेटिड्स बना लेंगे। मतलब 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं और यही स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में ट्रांसफर होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। मतलब ये जो बना स्पर्मेटिड्स और ये स्पर्मेटिड्स अब स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, अर्थात ये स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। तो इस प्रक्रिया को यहां पर देखो, स्पर्म में कन्वर्ट हो गए, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। आइए ऊपर डायग्राम को समझते हैं। पूरा जो हमने ग्राफिकल रखा है, एक ग्राफिकल चीज को आप समझ लोगे तो पूरा आपका
मेल गैमिट फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा, अर्थात स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ जाएगा। देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये 2n होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिफरेंशिएशन माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं, बहुत सारी संख्या में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाता है और यहां पर 2 इक्वल हैप्लॉइड्स बनते हैं। बात समझ आ रही है? यहां पर ये n हो गया, ये भी n हो गया। अब इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन में 4 इक्वल हैप्लॉइड्स बन जाएंगे जिनको हम स्पर्मेटिड्स कहेंगे। और इस स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएट होके स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बातें? आराम से प्यार से समझेंगे एक एक चीज करके, ठीक है? क्या इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो समझ में आ गई? अब देखो कहा गया है कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, अब देखो हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 कोशिका थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 कोशिका थी। किसमें? इंटरनल साइड में, गलत नहीं, इंटरनल, समझिएगा यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरनल साइड में 2 कोशिका सलाइन थी, एक थी जर्म सेल और दूसरा थी बाबू सर्टोली सेल। जर्म सेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्मेटोजोआ बन गया। अब इसको मैच्योरिटी प्रदान करना है तो ये स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये सर्टोली सेल में जाके एम्बेडेड होता है, धंस जाता है। सर्टोली सेल में जाके धंस जाता है पोषण प्राप्त करने के लिए। आइए देखिए यहां पे लिखा भी है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है तथा अंत में स्पर्मिएशन द्वारा स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये एक तरीका, ये अंत में स्पर्मिएशन, ये याद रखना, इस स्पर्मिएशन द्वारा स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, समझिएगा। मनुष्यों में, मतलब कि मनुष्यों में अगर बात की जाए मेल की, जो पुरुष होते हैं वहां पर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहां स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पे। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये मादा में डिफरेंट होती है। हम जब मादा की बात करेंगे, मनुष्य की मादा की जब बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट बात करेंगे। प्यूबर्टी के समय ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, क्योंकि इस दौरान हमारे हार्मोन्स में परिवर्तन आता है और उस हार्मोन्स में जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन काफी बढ़ जाता है। तो देखिए यहां पर हमने लिखा है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन काफी बढ़ जाता है। ठीक है, जीएनआरएच एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। बढ़ा हुआ जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे कार्य करता है। ये देखो, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जो जीएनआरएच है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और ये क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे कार्य करके गोनाडोट्रोपिन से 2 हार्मोन्स रिलीज कराता है, एक एलएच और दूसरा एफएसएच। एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे कार्य करता है जीएनआरएच, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। और ये 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जैसे लुटिजाइनिक हार्मोन्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। यहां पर 2 हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, एलएच और एफएसएच। एलएच जो है बाबू, ये लीडिंग सेल्स पर कार्य करता है और एंड्रोजन हार्मोन्स की सिंथेसिस को जो एंड्रोजन हार्मोन है उसकी सिंथेसिस तथा सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। जो एलएच हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन की, जो अगर हम बात करें गोनाडोट्रोपिन एलएच हार्मोन्स, ये हार्मोन्स क्या करता है कि एंड्रोजन को सिंथेसिस करता है, जो कि मेल हार्मोन है, उसको सिंथेसिस करता है तथा उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। अगर हम बात करें कि एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है या बोला जाए सपोर्ट करता है, यहीं पर बात की जाए एफएसएच,
तो एफएसएच का कार्य क्या है? एफएसएच सर्टोली सेल्स पर कार्य करके कुछ फैक्टर के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में सहायक होते हैं। ये लाइन यहां पर ये नीट के लिए बेहतरीन लाइन है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये भी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। जो जीएनआरएच है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे कार्य करके ये गोनाडोट्रोपिन्स, लुटिजाइनिंग हार्मोन्स और एफएसएच के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है। और लीडिंग सेल्स हमारे जो एंड्रोजन है, या हम बोले कि जो एलएच जो है लुटिजाइनिंग हार्मोन्स, ये लीडिंग सेल्स पे कार्य करता है, क्योंकि लीडिंग सेल्स ही हमारा जो मेल हार्मोन्स एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिकुलर हार्मोन है उसको फॉर्मेट करता है। और इसके फॉर्मेशन से स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि सपोर्ट मिलता है। और एफएसएच सर्टोली सेल्स पर कार्य करता है, कुछ फैक्टर के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराता है ताकि वो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया में सहायक हो सके। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां पर एक बात तो हमको समझ में आ गई कि स्पर्मेटोजेनेसिस में शुक्राणु बनेगा जर्म सेल में, सर्टोली सेल्स में पोषण मिलेगा, लेकिन इसमें हार्मोन्स भी दो बन जाएंगे, एक एलएच दूसरा एफएसएच। बात समझ में आ रही है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के जीएनआरएच के सिक्रीशन, या बोला है जीएनआरएच का एंटीरियर पिट्यूटरी पर प्रेशर की वजह से या एंटीरियर पिट्यूटरी पर स्टिमुलेशन की वजह से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स एलएच एंड एफएसएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है। अब जैसे ही बढ़ गया, अब ये प्यूबर्टी का केस है भाई, प्यूबर्टी में जब ये हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे तो अब बच्चे में गैमेट का बनना चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब अगर हम समझे कि गैमेट बन गया अर्थात स्पर्म बन गया, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो देखो बार बार हम बना रहे हैं, एक मुंडी और दूसरा नेक और तीसरा क्या है? टेल। तो अगर बात करें मुंडी और नेक से जुड़ा हुआ पार्ट मिडिल पीस और पीछे वाला हिस्सा टेल। जो मुंडी होता है, अगर हम बात करें यहां पर थोड़ी सी व्यवहारिक रूप से समझ लिया जाए परिभाषा को, कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना समझें तो यह एक माइक्रोस्कोपिक या बोले कि सूक्ष्मदर्शी से देखने वाला संरचना है, जिसमें हेड होगा, नेक होगा। देखिए अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना की, तो शुक्राणु की संरचना में सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहां पर जो शुक्राणु है इसको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। तो यह एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको देखने को मिलेगा हेड, नेक और नेक से ही जुड़ा मिडिल पीस तथा टेल। तो मैं अगर बोलूं पर्सनली तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में 3 पार्ट आप हमेशा याद रखिएगा। हेड, देखो हम जूम करके पूरा फिगर ही दिखा दे रहे हैं, एनसीईआरटी का फिगर है बाबू, ध्यान रखिएगा। देखो ये वाला पार्ट हो गया, ये हेड है, और ये हेड जो होता है, ये हेड वाले ऊपर वाले हिस्से में एक्रोसोम्स होते हैं, और एक्रोसोम्स के ऊपर जो होता है एक लेयर कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंत तक लगी रहती है, नेक तक। ये देखो ये वाला पार्ट नेक हो गया, ये वाला पार्ट नेक। ये मिडिल पीस है, और मिडिल पीस में एनर्जी भरपूर होता है ताकि वो हेड की गति को आगे बढ़ाए। लेकिन गति बढ़ाने में टेल का योगदान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जितना तेजी से मूवमेंट होगा स्पर्म उतना अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होता है, स्पर्म उतने ही तेजी से भागेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये हेड, ये नेक और ये मिडिल पीस और यहां पर टेल, ये स्पर्म की संरचना है। आपको याद रखनी है और बनानी भी है। बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्पर्म की पूरी बॉडी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा
एनवेलप्ड होती हैं, मतलब कि ढकी रहती हैं। जबकि अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, तो पहला पार्ट है हेड। स्पर्म के हेड में एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा। यहां पर देखो, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, इसी में क्रोमोसोमल मटेरियल उपस्थित होते हैं बाबू। दूसरी बात कि हेड का एंटीरियर पोर्शन, जो एंटीरियर पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर द्वारा कवर होता है, जिसको एक्रोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाली बात, एक्रोसोम में फर्टिलाइजेशन या बोले एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन में सहायता करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहां पर मैं बात करूं कि एक्रोसोम में फर्टिलाइजेशन में सहायता करने वाले जो एंजाइम्स चाहिए, वो सारे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। अर्थात कि जैसे ही फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में घुसता है, वहां से जो एनवायरमेंट होता है, उस एनवायरमेंट को अनुकूल करते हुए जाता है एंजाइम्स के द्वारा। अगर मैं बात करूं कि मिडिल पीस, जो मिडिल पीस होता है नेक के बाद जो होता है मिडिल पीस होता है। स्पर्म के मिडिल पीस में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कई होती है, जो टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी उत्पन्न करते हैं। हमने बोला ना कि अगर बात की जाए कि मूवमेंट को टेल मूवमेंट देता है, लेकिन टेल को एनर्जी कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, मिडिल पीस से, जिसके कारण स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए आवश्यक मोटिलिटी प्रदान हो जाती है। अर्थात कि स्पर्म में मोटिलिटी आ जाती है, और वो मोटिलिटी की वजह से वो एग को पेनिट्रेट करते हुए एग को उसमें जाके फर्टिलाइज कर देता है, अर्थात ओवम को फर्टिलाइज कर देता है। अगर हम बात करें, पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि एक क्वाइटस के दौरान या बोले वन इजैकुलेशन के टाइम 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, जिसमें अगर हम बात करें नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म का होना, नॉर्मल फर्टिलिटी में नॉर्मल स्पर्म 60% और 40% वाइग्रस मोटालिटी का होना चाहिए नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। कोई दिक्कत? मैंने कुछ नोट पॉइंट रखे हैं, और इस नोट पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। हमने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज स्पर्म एसेसरी डक्ट द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमने कहा था कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की क्वाइलिंग हो जाती है, तो जो संरचना बनती है उसे रिटेड टेस्टिस कहते हैं। ये देखो, ये रिटेड टेस्टिस हो गया। स्पर्म के मैच्योरेशन तथा मोटिलिटी के लिए एपिडिडमिस, वास्ट डिफरेंस। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि मोटिलिटी के लिए स्पर्म को स्टोर किया था एपिडिडमिस में। वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट का सिक्रीशन भी आवश्यक है, प्रोस्टेट। अगर हम बात करें कि ये सबसे मिलकर जो सीमेन होता है, या हम बोले कि जो स्पर्म होता है, वो स्पर्म सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म सीमेन बनते हैं। मेल की एसेसरी डक्ट तथा ग्लैंड्स का कार्य टेस्टिकुलर हार्मोन्स द्वारा मेंटेन होता है। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। मेल का एसेसरी डक्ट तथा ग्लैंड्स का कार्य टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन द्वारा मेंटेन होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हम लोग इसके आगे की क्लास नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, 75 स्मार्ट चैलेंज को फॉलो करते रहिए और बेहतरीन करके अपना बेस्ट दीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट हम बना सकें। सो थैंक यू वियर्स।